अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हम दोस्त। इस प्लेटफॉर्म के तहत आज जो हम एक आपके सामने पर्सनालिटी लेके आ रहे हैं, ये एक नामवर पर्सनालिटी है, पाकिस्तान के सुपरस्टार, और उनका नाम सरफराज नवाज। इनसे बात करेंगे कि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनली पाकिस्तान की टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम करते हुए सरफराज, आप ये बताइए कि सबसे पहले ज़रा पीसी पे बात करते हैं कि ये पीसीबी के ये कैसे इसकी वर्किंग है। क्या ये पहले जो आप कह लो जो चेयरमैन आए थे या पहला एक जो ऑर्गेनाइजेशन से, क्या ये उससे बेहतर है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्लेयरों को फारिग कर दिया है और तमाम जो अदारे ख़त्म कर दिए हैं, यही मैं कहूँगा कि बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि मरहूम अब्दुल हफीज कारदा साहब ने ये बड़ी मेहनत करके ये डेवलप किया था। और उसमें ये हुआ था कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर एम्प्लॉयड, उनको फिक्र नहीं थी खाने पीने की, घर के अपना कोई अखराजात की। तो अब ये देखें, लोग बेरोजगार हुए हैं, कोई रक्षा चला रहा है, कोई दाता साहब जाके भंडारा खा रहा है, बच्चों के लिए ला रहा है वहां से। तो एकदम ये ऑल ऑफ ए सडन चेंज हुआ है। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने ये जो तबाही की है, उसमें मैं एहसान मानी को कहूंगा कि उसको शर्म नहीं आई कि आप तो करोड़पति है, लेकिन उसके बाद जो क्रिकेटर है उसकी रोजी भी खत्म, नौकरियां भी खत्म। और ये मैं कहूंगा कि जो क्रिकेट को, आप तो पता है, महाराजों का गेम है, और यही कहते हैं कि फ्री ऑफ माइंड होगे तो क्रिकेट में इंप्रूव करोगे। तो जब आपको फिक्र लगे हुए हैं कि रक्षा चला के अपना रोजी कमानी है, तो क्रिकेट खेलनी नहीं। अब आप देखें, 3 साल से क्लबें बंद हुई हुई हैं, जो क्रिकेट की नर्सरी है, और वहीं से हम आप और इमरान और जो भी आप बात कर लें, ये वही नर्सरी से हम क्लबों से आए हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, फिर उसके बाद आप देख लें, फिर डिवीजन क्रिकेट उस वक्त जो थी, वहां से हम खेल के टेस्ट टीम में आते रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये जो इनका जो मामला है कि जी कोच रख लिए हैं, जो बयान देता है मनमानी के खिलाफ, उसको 25-26 लाख पे कोच रख लेते हैं। और अब आप देखें, पाकिस्तान में कोई 20 कोच रखे हुए हैं जिनकी सैलरी करोड़ों पे जाती है, और प्लेयर देखें कितने हैं। तो उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जो इन्होंने सिटी क्रिकेट में सिलेक्शन की है, 6 टीमें बनाई हैं, उसमें भतीजे भांजे और बेटे ये ज्यादातर आए हैं। और ये पाकिस्तान में हर जगह ये शोर मचा हुआ है कि ये सिलेक्शन बड़ी बोकस हुई है। तो उसके बाद आप देख लें, अभी टूर के ऊपर ये आजम खान को भेज दिया, मुइन खान का बेटा, और वो एज ए थर्ड विकेट कीपर भेजा है। हालांकि 2 विकेट कीपर रिजवान और सरफराज अहमद आपके पास मौजूद है, और उसके बाद ये तीसरा आजम खान, तीसरा विकेट कीपर बैट्समैन आया है जिसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। पीएसएल में देख लें इसकी क्या परफॉर्मेंस है, और जब मुल्क से बाहर जाके खेलता रहा वो श्रीलंका में, तो वहां कुछ परफॉर्मेंस नहीं। और उसके बाद नदीम खान जो इसका चाचा है, वो अपना पंजाब, वो पीसीबी में ऑल इन ऑल है वहाँ लाहौर में, पंजाब में और पाकिस्तान में। और ये सारी सिलेक्शन जो हो रही हैं, क्या मानी को नजर नहीं आ रहा? मानी अंधा है। और ये जो प्लेयर आए हुए हैं टूर के ऊपर, आप कीजिए, मुझे बताएं कि ये मानी फर्स्ट क्लास में आई, पता नहीं पिंडी से खेला है या क्या किया इसने। तो इसको नहीं पता कि 3 विकेट कीपर कभी आप टूर पे लेके जाते हैं। तो ये मैं हैरान हूं कि ये इनको हो क्या गया है, इनकी अकलें कहाँ गई हैं। और इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेके मानी को अगर फारिग कर दें, तो मेरा ख्याल है बेहतरी होगी क्रिकेट की फ्यूचर के लिए। जी। अच्छा, उसके अलावा आप क्या देखते हैं कि ये जो पीसीबी है, जब आपने एक बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ग्रास रूट लेवल के ऊपर, आप फील करते हैं कि जब आप क्रिकेट खेला करते थे, आपको याद होगा मिंटो पार्क में क्रिकेट खेली, वजीर अली लीग होती थी, पिंडी में पटौडी लीग होती थी, कराची में और लीग्स होती थी। क्या हमने इस पे को डेवलप किया कि आप एक स्ट्रॉन्ग लड़का निकालें थ्रू द रैंक्स? देखें, ग्राउंडें तो सारी खत्म कर दी हैं, और उसके बाद जो क्लबें सारी खत्म हो गई हैं,
उसके बाद फिर मिंटो पार्क का हाल देख ले, जहाँ 15-20 नेट लगते थे, उसका क्या हाल हुआ, वो खत्म कर दिया। और वहाँ के जो प्लेयर हैं, उसके बाद फिर अदारे खत्म है, क्लब क्रिकेट खत्म है, तो प्लेयर खेलेंगे कहाँ? जो खेलने जाते थे वो भी खत्म कर गए। उनके माँ बाप कहते हैं अब आप पढ़ाई करें, कमाई करें, तो क्रिकेट में तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं कहूँगा कि जो हम क्लब क्रिकेट से रोज खेलते थे, फिर उसके बाद फिर देखे कॉलेज क्रिकेट थी। कॉलेज में मुझे याद है कि मैं सुबह यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कोई 10-12 चक्कर लगाता था ग्राउंड के, और भी कुछ मेरे साथ प्लेयर होते थे। उसके बाद आना घर, सुबह सुबह नाश्ता करना, और उसके बाद 9-10 बजे मैच खेलने चला जाना कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से या फ्रेंड्स क्लब की तरफ से मैं जो खेलता था। तो उसके बाद फिर बॉलिंग करनी, फिर प्रैक्टिस करनी। उसके बाद शाम को अगर मैच नहीं होता था तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे बॉलिंग करते थे हम। अपनी फिटनेस खुद हम पैदा करते थे। ये जो इन्होंने रखे हुए हैं फिटनेस के लिए कोचेज और उसके बाद ट्रेनर, ये वो, इनका मुझे बताएं इनका काम क्या है? स्वाय तनख्वाह लेने के और पीसीबी का जो सेंटर कोचिंग बनाया हुआ है वहां लंच करना और गप्पे लगानी, क्योंकि मैं खुद भी करता रहा हूँ ना, तो मैं यही देखता रहा हूँ। और मैं तो शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 हफ्तों के लिए जाता था, और मैं इनकी हरकतें देखता था कि एक दूसरे की तारीफें करनी और प्लेयरों से बस अपना देख तू के आया ना। कोई उनको कोचिंग का तजुर्बा नहीं है, कोई कुछ नहीं। वकास यूनुस के ऊपर देखें, आकिब जुबैर ने तबाही क्या बयान दिया है। उसने कहा इसने हारिस सुहेल की तबाही कर दी है। वो अच्छा बॉलर था पहले, अब वो बॉलिंग भी उसकी खत्म हो रही है, और उसको नया गेंद देना शुरू किया है। हालांकि वो न्यू बॉल बॉलर है ही नहीं, वो आखिर में बॉल करता है और चेंज पे बॉल करता है। तो इस तरह की चीजें तो ये देखें, आकिब जुबैर का कहना जो लाहौर में सारी चीजें देख रहा है और लाहौर बादशाह का जो इंचार्ज है, तो मैं ये कहूंगा कि ये सारी। और उसके बाद एक और प्लेयर की, अनवर खान की बात कर लें, वो अंडर 19 में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करके आया था। उसकी बहुत ज्यादा इन स्विंग होती थी, और उसने फिर बयान दिया कि वसीम अकरम ने मुझे चेंज करवा के एक्शन मेरी स्विंग खत्म करवा दी। तो ये तो इनके हाल हैं। पीजे मैं इनको ये समझाऊंगा कि एक जो नेचुरल बॉलर बॉलिंग कर रहा है, पैदाइशी आ रहा है, उसको आप उसका एक्शन चेंज करें ना, उसकी अपना जो स्विंग कर रहा है उसकी डेवलपमेंट करें, बल्कि कि उसको कहें कि यही चेंज कर, ये ज्यादा ना करो कि आउट स्विंग नहीं होता तो इन स्विंग जो आपकी हो रही है उसको डेवलप कर लो। और उसके बाद जो आउट स्विंग होती है, और ये देखें ये तजर्बे से सारा कुछ आता है। इन स्विंग आउट स्विंग ये चालाकियां जो है ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते हैं। ये एकदम आपको सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे भी कई बच्चे पूछते थे कि जी मेरी इन स्विंग नहीं होती, मेरी आउट स्विंग नहीं होती, और मैं उनके देख के हैरान होता था कि अभी उन्होंने क्रिकेट शुरू ही की है और दोनों स्विंगें सीख रहे हैं। तो ये इस तरह ये काम नहीं चलता। और एहसान मानी जो वहाँ एक रखा हुआ है अपना, मैं कहूँगा सिर्फ एक नुमाइंदा ही है, और उसके बाद वसीम खान लंदन से ले आए हैं। तो उसने जो आके तबाही की है, मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट आप देखें बिल्कुल नीच से नीच जा रही है। हम नंबर 1 थे T20 में, टेस्ट में हम नंबर 1 थे, और अब हमारा देखें हम कहाँ ODI में हम ऊपर थे, और ये हमने चैंपियनशिप जीती। तो अब हमारा देखें कहाँ के कहाँ हम नीचे चले गए, और इसकी कौन जिम्मेदारी ले रहा है? और उसके बाद जो मोहम्मद वसीम को जो सिलेक्टर लेके आए हैं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, वो 8-8 9-9 प्लेयर बदल देता है एक टूर के ऊपर। ये कभी मैं देखने में नहीं आया कि 7-8 प्लेयर एकदम आप बदल दें टीम के अंदर। तो ना कॉम्बिनेशन रहता है, ना कुछ टीम का सिस्टम रहेगा। देखो पीछे जब हम खेलते थे तो 1 या 2 प्लेयर मुश्किल से बदले जाते थे, और उसके बाद वही प्लेयर 10-12 साल टीम में खेलते थे लगातार। तो अब तो मुझे, अगर आप मुझे पूछें कि टीम के नाम बता दें, तो मुझे 2 नाम आएंगे, एक रिजवान का, एक बाबर का। उसके अलावा या अफरीदी का मुझे नाम याद रहेगा। उसके बाद तो मुझे नाम ही नहीं पता कि प्लेयर
है कौन, और उसके बाद जो नॉन कोच है उसने कोचिंग की है ना, उसके पास कोई तजर्बा है। ये मिसबा के पास, मिसबा ने कौन सा अपना में उसके पास ये डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है कोचिंग का, वकास यूनुस के पास कौन सा है। तो ये सारे कोच बने हुए हैं, जब ये अखबार में देते हैं कि लेवल 4 हो, लेवल 3 हो, तो इनके पास कौन से लेवल हैं। और मिसबा तो रोने रोता है टीवी के ऊपर रोजाना कि मुझे समझ नहीं आती कि मिडिल ऑर्डर में किसको मैं खिलाऊं किसको ना खिलाऊं, मेरा मिडिल ऑर्डर ही नहीं सेट हो रहा। तो मिडिल ऑर्डर तो छोड़े, ओपन कहाँ से सेट हुआ इसका। तो ये मैं कहूंगा। और उसके बाद बाबर आजम के ऊपर भी ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी है एज ए कैप्टन। हालांकि उसमें आप देखें जो रिजवान है उसको टेस्ट टीम का कैप्टन बनाना चाहिए और ओडीआई का। तो इस तरह इनको डिवाइड करके बनाने चाहिए। पूरी दुनिया में ये डिवाइड करके बने हुए हैं, एक प्लेयर के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं दी हुई कि T20 ओडीआई और टेस्ट में हर जगह पे वो अपना कप्तानी करे। तो उससे तो वो कोलैप्स हो जाएगा, बैटिंग भी खत्म होगी। अगर वो बॉलर है तो उसकी बॉलिंग भी नीच में आएगी कंसंट्रेशन की वजह से। जी बिल्कुल। अच्छा सरफराज, आपने कैप्टनसी की बात की है, जो लड़का कोई 200 कर ले, 300 कर ले या कंसिस्टेंसी दिखा दे और कहीं भी गैप आता है आप उसको कैप्टन बना देते हैं। सरफराज आपके पास एक प्राइम एग्जांपल है, उसने बैटिंग में परफॉर्मेंस दी, विकेट कीपिंग अच्छी कर दी, उसको कप्तान बना दिया उन्होंने पकड़ के। अब बताइए कैप्टनसी का क्या क्राइटेरियन है कि उसके अंदर, साथ में आपको एग्जांपल देता हूँ माइक ब्रेले की, ऑर्डिनरी क्रिकेटर बट अ ग्रेट कैप्टन। अब आप ये देखें कि क्लाइव लॉयड को देखें, अ ग्रेट कैप्टन बट अ ग्रेट टीम। लेकिन यहाँ हमारा क्या क्राइटेरियन है कि हम इमीडिएटली कैप्टन बना देते हैं जो थोड़ी सी कोई रन कर जाए। बस यही तो मैं कहूंगा कि अफसोस की बात है कि अननेसेसरी ये एक प्लेयर के ऊपर इतने बर्डन डाल देते हैं। जब आपका मामला सरफराज अहमद से सही चल रहा था तो उस वक्त डिवाइड कर देते हैं कि T20 ओडीआई का उसको अगर बनाना है, टेस्ट का किसी और को बना लें। तो इस तरह ऐसा ऐसा मामला चलता है। अब देखें यहाँ मॉर्गन है और उसके अलावा रूट्स हैं, मुख्तलिफ कैप्टन हैं। ओडीआई T20 के अलहदा हैं और टेस्ट मैच के अलहदा हैं, और उसके बाद मॉर्गन टेस्ट मैच में टीम में भी नहीं आता। तो ये इस तरह जैसे आपने पीछे कहा है कि एकदम प्लेयर को कहां से कहां ये समझते हैं कि ये हर, और देखें बाबर की उम्र है क्या जो उसको आपने 3 साल से ये जिम्मेदारी दे दी हैं। वो तो कोलैप्स कर गया, अब उसकी बैटिंग भी नीचे जाती जा रही है। पहले उसके बैटिंग देखें टॉप पे थी, हर मैच में स्कोर करता था और हमें उम्मीद होती थी। आज भी जो मैच हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ कार्डिफ में, तो 0 पे आउट हो गया। तो उसके बाद शुरू में मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की ना तो अपना ओपन के दो प्लेयर नजर आए हैं और 3-4 ऐसे आउट हुए हैं तो कि पता ही नहीं लग रहा था कि इनको खेलना भी आता है कि नहीं। तो ये अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि हर मैच में हमने देखा है पाकिस्तान के 3-4 बैट्समैन जल्दी आउट होते हैं और कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में अगर देखने में आया कि 4-5 बैट्समैन वहां खत्म हो जाती हैं। तो अब रजाक जैसा ऑलराउंडर नहीं है। अब दूसरी बात सुन लें, यूनुस खान की जो लड़ाई हुई है और उसने कोचिंग छोड़ दी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी जो वो कहता है मुझे दो, उसमें इंटरफेरेंस था और जाकिर खान से उसकी लड़ाई हुई है, इख्तलाफ पड़ गए हैं। तो अब आपके पास बैटिंग कोच है ही नहीं, टूर के ऊपर तो आप आ गए इंग्लैंड में। तो अब ना बैटिंग कोच है और उसके बाद बॉलिंग कोच वकास यूनुस, उसको भी मेरा ख्याल है कि कोचिंग की समझ नहीं, ना ही उसने कोई कोचिंग की है, ना ही उसके पास कोई कोचिंग का सर्टिफिकेट है। तो उसके बाद आप देख लें जो पहले बात की है मैंने ये मिसबा के, उसने कौन सा कोर्स किया हुआ है। तो ये ऐसे डमी चीजें बनाते हैं पीसीबी में अखबारों में दे के, और उसको ऐसे घर के अंदर ही कोर्स करा दिया और लेवल 1 करा के जी ये कोच बन गया। तो उसके बाद जैसे पहले बात हुई है कि जो मुइन खान का बेटा टूर पे लेके आए हैं क्योंकि उसका चाचा हाई परफॉर्मेंस का वो लाहौर में चीफ लगा हुआ है, तो उसकी क्वालिटी भी कुछ नहीं, और उसको जबरदस्ती 2 टेस्ट मैच
खिला दिए गए थे, कोई परफॉर्मेंस नहीं। 2 टेस्ट मैचों में मेरा हाले शायद विक्ट्री 1 2 3 उसकी होंगी। तो मैं ये था सारा 93 का टूर वेस्ट इंडीज के, मैं वही था। आज ये मैंने देखा। मैं वही कहता हूँ कि इसका भाई कैप्टन बना तो उसको टीम में ले गए। तो ये तो चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं। और ये मानी जो है, मैं दूसरी में एक बात कर लूं कि इसने मेरे ऊपर 50 करोड़ का इस्लामाबाद सेशन कोर्ट पे केस कर दिया। मेरी एक खबर छपी कि मानी हिमसेल्फ इज ए फिक्सर जुए के अंदर। ये मैं आपको बता दूं, ही न्यू एवरीथिंग। 99 टूर में ये टीम के साथ ट्रेवल करता था। और इसको नॉर्थहैम्पटन में मैंने कहा जाके अम्बेसडर के सामने, मियां रियाज शमी वो फौत हो गया है, कि मैं क्या मानी जुआ फिक्स हो गया है और उठो। सुबह वकार यूनुस को, सॉरी मैंने वसीम अकरम को कहा कि ये अफवाहें फैल गई हैं, मैच हारना नहीं। तो वो फिर ये सारी बातें मैंने मानी को कहीं जाके, मैं क्या उठो जफरता के पास चलो, एम्बेसडर को भी साथ ले चलते हैं। तो जिन अंदर मैसेज भेजो कि मैच हारना नहीं। मानी कहता मैं तो नहीं जाना, क्योंकि मानी को पता था इसने केस किया फिर मेरे ऊपर, और उसके ऊपर फिर 4 साल केस चलता रहा। मैं सारे गवाही ले गया जज के पास। सेशन जज ने एक दिन मुझे कहा कि सरफराज साहब आप अपना बयान विड्रॉ कर लें, मैं केस को क्लोज कर देता हूँ। मैं क्या जज साहब आप तो ये फंसे हैं, अभी मेरे काबू में आए हैं, प्लीज कैरी ऑन। तो वो परेशान हो गया जज। सिफारिशें थी और सारी गवाहियां थी। तो मानी ने 4 साल के बाद मेरा नाम विड्रॉ कर लिया। मेरा भाई यहाँ लंदन में फौत हुआ था, तो मैं इधर फंसा हुआ था उसके बच्चों के साथ। तो उस वकील ने मुझे कहा कि ये मामला है, मानी नाम विड्रॉ करना चाहता है। तो मैं कहा यार कर लो जो करना है। तो भाग गया, सारी गवाहियां मौजूद होने के बावजूद ये इसने मेरा नाम विड्रॉ कर लिया। तो ये अभी भी वो केस पेंडिंग की वजह से पड़ा हुआ है कि ये जुआ ग्रुप का इसको सारा पता है, इमरान को भी पता है। इमरान भी उस वक्त था जब 99 टूर था इंग्लैंड में, और जो फाइनल हम आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्या इमरान को नहीं पता कि जुआ बना हुआ था? सारी दुनिया को पता है। और उस वक्त माजिद खान क्या, वो लाहौर कोर्ट में जो मामले चले थे, और उसमें जो साउथ अफ्रीकन जो उनका चीफ था उसके भी बयान आए थे कि जुआ है। उसके बाद सारी जगह मशहूर था। और उसके बाद जस्टिस कयूम ने जो सजाएं दी थी उन्हीं को एहसान मानी ने। और 99 जो नॉर्थहैम्पटन का मैच हुआ है वही प्लेयर अब क्रिकेट बोर्ड में कोई कोच है, कोई मैनेजर है, कोई कुछ है, वही सारे आए हुए हैं, वही पीएसएल में है। अब सेठी के ऊपर पीएसएल में 1.7 बिलियन, 1.7 अरब की करप्शन का केस पीएससी में उसने भेजा है। और एहसान मानी उसको खामोशी से दबाने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी ने केस किया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, मानी ने उसको बुला के कहा है, मेरे पास सबूत मौजूद है इन राइटिंग, उसके अपना एफिडेविट मौजूद है। मानी ने बुला के कहा जी कि आप, इमरान का भी मुझे इशारा है कि आप सेठी के खिलाफ केस विड्रॉ कर ले हाई कोर्ट से। उसने कहा मैंने नहीं करना। ये तो मानी की करतूत है। और पीसीबी जो सेठी के ऊपर केसेस हैं ये दबा के बैठा हुआ है। उसमें हाई कोर्ट में कोई उसने जो वो केस चल रहे हैं उसमें कोई चीजें नहीं भेजी और खामोशी से बैठा हुआ है। क्योंकि मानी ने एक युवा ग्रुप को इंग्लैंड में जो पीछे इन्होंने जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, ये पीएसएल की और पाकिस्तान की, उसमें एक कंपनी को जुआ ग्रुप के राइट भी बेच दिए और उन्होंने इंग्लैंड में आकर जुआ बकायदा किया है। तो उसके बाद ये अखबारात पाकिस्तान में छपे तो एहसान मानी ने माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे ये जुआ ग्रुप को राइट्स नहीं देने चाहिए थे कि पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर आप जुआ कर सकती हैं। तो ये तो रखती हैं, इमरान को नहीं पता। और इमरान के पास ये रोता रोता जाता है कि मुझे 3 साल की एक्सटेंशन दो। उसके बाद फिर कभी ये कहता है मैंने ये जो वसीम खान है इसको 3 साल की एक्सटेंशन देनी है। और भाई 2 साल तो आपकी हुकूमत अभी रह गई है, तो 3 साल की एक्सटेंशन
कहाँ से ढूंढ रहे हो? तो ये मैं इमरान के नोटिस भी लाना चाहता हूँ कि मानी जैसे आदमी को फारिग करें, पीजे आप जैसे आदमी को चीफ एग्जीक्यूटिव या अपना चेयरमैन आना चाहिए। अगर चेयरमैन इमरान ने किसी और को ढूंढा भी हुआ है तो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव लगाए, या उसके बाद, क्योंकि आप अपने मुल्क में तो हैं, आपको तमाम प्लेयरों का पता है, ग्राउंडों का पता है, सिस्टम का पता है। और ये तो यहाँ लेस्टर की टीम को तबाह करके आया हुआ है। लेस्टर की टीम आप देखें, नंबर 11 पे काउंटी में चली गई थी और अब भी बॉटम ऑफ द लीग है। तो ये इसकी जो वसीम खान की तबाही है वो ये करके आया हुआ है। वसीम खान ने सिर्फ अपने जॉब के लिए ये पाकिस्तान के टूर इंग्लैंड के करवा रहा है, उधर के करवा रहा है। तो ये इंग्लैंड के अंदर जॉब ढूंढ रहा है और मिस्टर नाइस बनना चाहता है ईसीबी के पास और आईसीसी में। जी देखें, अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें जो देखने में आया है कि क्रिकेट की जो तबाही हुई है, इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रिकेट के लिए कोई बेहतर आदमी लेके आए। मेरी बातों का बुरा ना मनाओ इमरान खान, मैं एक सच्चा आदमी हूँ, तुम मेरे साथ इतना खेले हो और ग्राउंड के अंदर भी सच्ची बातें रही हैं और हकीकत के ऊपर हम दोनों चलते रहे हैं। और मैं आपसे ये दिली दरखास्त करूंगा कि जो वसीम खान है उसने तो लेस्टर की तबाही की है, वहां की टीम बॉटम ऑफ द टेबल है, और उसके बाद ये भाग के इधर आ गया है जिसकी भी पर्ची के साथ। उसके बाद मानी ने 3 साल जो क्रिकेट की तबाही की है, पाकिस्तान की टीम देखें, नंबर 1 टेस्ट में भी, ओडीआई में भी और T20 में भी, अब कहाँ से नीचे चली गई है। और उसके बाद ये 3 साल क्लब क्रिकेट को रेगुलाइज नहीं कर सके। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप जनाब मेहरबानी करके फारिग करें, क्रिकेट की मजीद तबाही ना करें। तो उसमें आपके पास पीजे मीर है, माजिद खान है, इस तरह के लोगों को लेके आए। और उसके बाद वसीम खान की जगह तो मेरा ख्याल है फौरी तौर को पीजे मीर को रखें। और दूसरा एक मैं नया आपको बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेटर बनाना चाहिए जो तमाम कोचेज जो रखे हुए हैं 30-30 लाख महीने के ऊपर। और उसके बाद ये 15-20 कोचेज जो रखने की जरूरत क्या है, अगर रख लिए हैं तो इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए कोई आदमी तो रखें आप, कि वो सबका कोऑर्डिनेट करके एक अपना रिपोर्ट बना के आपके पास भी आए, और ताकि आप ये चीज देखें। ये अपना इमरान खान अपना कोऑर्डिनेटर लगाओ क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ताकि ये इनको प्रेशर रहे, जो कोचेज हैं ये अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। और पीजे जैसा आदमी मेरा ख्याल है ये वेल कनेक्टेड भी है, पढ़ा लिखा भी है, रिपोर्टें बना सकता है और क्रिकेट को समझता है, प्लेयरों को भी देख सकता है। उसके बाद फिर ये जाके कोचिज भी देख सकता है कि कोचिंग किस किस्म की हो रही है। तो ये एक सिंसियर रिपोर्ट आपको देगा, तो उसके ऊपर फिर आप एक्शन भी कर सकते हैं। जी सरफराज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये थे पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर, फास्ट बॉलर सरफराज नवाज। और अगर आपने इनकी परफॉर्मेंसेस देखनी है, यूट्यूब पे कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस है, पर्टिकुलरली 81 टूर जो था ऑस्ट्रेलिया का, अब वो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि सरफराज नवाज क्या है। सरफराज नवाज, इमरान खान, ये सारे पाकिस्तान के मैं कहूँगा कि आइकॉन्स हैं। सलीम अल्ताफ, आसिम मसूद, कई और बॉलर्स आप कह लो कि पाकिस्तान में आए। उसके बाद ऑफ कोर्स वसीम अकरम, वकार, बाकी लड़के आए, लेकिन ये थे जिनको लोगों ने एम्यूलेट किया है और एक आइकॉनिक शक्ल से देखा है। ये था आज हम दोस्त का प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू आज हम एक इंटरनेशनल क्रिकेटर सरफराज नवाज को आपके सामने लेके आए। अगले प्रोग्राम्स के लिए रेडी रहिए, बड़े अच्छे आएंगे। खुदा हाफिज़।